नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में आज दिन भर सियासी गहमागहमी रही। नागरिकता कानून और एनआरसी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस हुई। वहीं दूसरी तरफ अपराधियों ने भी दिन भर पुलिस को ठेंगा दिखाया और 5 शहरों में पुलिसिंग व्यवस्था को धत्ता बताया। सियासत से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक एक एक खबर आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात विरोध के नाम पर छात्रों के बवाल की तस्वीरें जरा देखिए और इन तस्वीरों में समझिए दिल्ली में दिन भर जामिया के छात्रों ने किस तरह अपना आक्रोश दिखाया। सैकड़ों छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कुलपति नजमा अख्तर के दफ्तर का घेराव किया। छात्र सुबह से ही कैंपस में प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि परीक्षा का टाइम टेबल फिर से बनाया जाए, सुरक्षा मजबूत की जाए और 15 दिसंबर को कैंपस में पुलिस लाठीचार्ज के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई जाए। अब सवाल है कि छात्र अगर सिर्फ प्रदर्शन करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे। बहरहाल कैंपस में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ करीब 1 महीने बाद भी जामिया में प्रदर्शन का दौर जारी है। छात्रों की मांग पर वीसी नजमा अख्तर ने उनसे मुलाकात तो की, लेकिन छात्रों की नाराजगी दूर नहीं कर पाई। कब तक चलेगा ऐसा प्रदर्शन? जामिया में कब शुरू होगी पढ़ाई? छात्रों को वीसी पर भरोसा क्यों नहीं? वीसी से बात तो तब हो जब वीसी मिले। हमारा आज का कॉल वीसी घेराव का था। 15 की रात में जो पुलिस ने बर्बरता की है, 15 तारीख आने वाली है, 1 महीना होने वाला है। छात्रों की सबसे बड़ी शिकायत अपने वीसी से थी। कई सवाल का जवाब इन्हें अपने वीसी से चाहिए था, लेकिन ये तब होता जब वीसी से इनकी मुलाकात होती। जामिया मिलिया के सैकड़ों छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को कुलपति नजमा अख्तर के दफ्तर का घेराव किया। छात्र सुबह से ही कैंपस में प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन की वजह आप खुद सुन लीजिए। हमारा सवाल वीसी से ये है कि अब तक दिल्ली पुलिस के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? अब तक जो छात्र घरों से आ रहे हैं उनको सेफ्टी सिक्योरिटी सुनिश्चित क्यों नहीं की गई? वीसी हमारे बीच में आकर बात क्यों नहीं करती है? अपने सवालों का जवाब जानने के लिए प्रदर्शनकारी छात्र मेन गेट तोड़कर भीतर घुस गए और कुलपति के दफ्तर को घेर लिया। छात्रों के सवालों के जवाब देने के लिए दोपहर करीब 2:15 बजे कुलपति नजमा अख्तर दफ्तर से बाहर आए तो छात्रों का सबसे पहला सवाल दिल्ली पुलिस से जुड़ा था। एफआईआर नहीं कराया अभी तक, तो अभी कराए, उनको कराना पड़ेगा। हमने जो एफआईआर कराई है उसे रिसीव नहीं कर रहे हैं वो लोग, उसे नहीं मांग रहे हैं। वीसी के इस जवाब से छात्र संतुष्ट नहीं थे और शोर मचाना शुरू कर दिया। तो वीसी नजमा अख्तर ने इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की बात कही। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भेजा है उसी गवर्नमेंट को जिसके हम एम्प्लॉई हैं, भेजा है उसको और बार बार उसके पीछे लग रहे हैं। अब हम कोर्ट भी जाएंगे। छात्रों का दूसरा सवाल सुरक्षा से जुड़ा था। साथ ही 15 दिसंबर को कैंपस में घुसी दिल्ली पुलिस को लेकर भी नाराजगी थी। हमारी वाइस चांसलर कैंपस की सिक्योरिटी का जिम्मा ले। दिल्ली पुलिस हमारे कैंपस में हमसे पूछे बगैर आई थी, हमारे मासूम बच्चों को पीटा था और बहुत तकलीफ दी थी। ये चीज हम लोग बिल्कुल नहीं माने। इन दोनों सवालों के अलावा भी छात्रों ने कई सवाल किए। मसलन हिंसा के बाद हॉस्टल खाली करने की बात आपने क्यों कही थी, जिसके जवाब में सुनिए वीसी नजमा अख्तर ने क्या कहा। मैंने कभी भी हॉस्टल वेकेट करने का ऑर्डर ही नहीं निकाला। जो मुझे बोलना है मैं वो बोलूंगी और आगे
छात्रों ने वीसी से उनके ऑस्ट्रेलिया जाने को लेकर भी सवाल किए। क्या आप इन हालात में हमें छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं? तो वहीं एनआरसी और सीएए पर उनकी राय जाननी चाहिए। एनआरसी और सीएए पर आपका क्या नजरिया है? इस सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, हमने जो कुछ किया आपको सब पता है। अब आप लोग आगे जो चाहते हैं वो नॉर्मली हम लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। लाजमी है, कोई अधिकारी भला ऐसे सवालों का जवाब कैसे दे सकता है? वो संविधान और पद की गरिमा से बंधा है। ये बात छात्रों को ही समझना चाहिए और प्रदर्शन छोड़कर पढ़ाई की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय बंद होने से सबसे बड़ा नुकसान छात्रों का ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो नागरिकता कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहीं समर्थन में भी लगातार प्रदर्शन जारी है। पटना में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से एक मानव श्रृंखला बनाया गया, जिसमें बीजेपी के युवा मोर्चा के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नागरिकता कानून पर अपना समर्थन जताया और सभी ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। का कानून जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। पर विपक्ष जिस प्रकार से भ्रम फैलाने का काम कर रही है, उसको सावधान भी करने आए हैं। ये कानून नागरिकता देने की बात है, जो कि 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक भारत आए हैं, उनको नागरिकता देने की बात की जा रही है, न कि नागरिकता लेने की बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं उससे आपको अपने राष्ट्रगान की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। राष्ट्रगान आपने गाया भी होगा, राष्ट्रगान सुना भी होगा, लेकिन आज राष्ट्रगान की ताकत देख लीजिए। तारीख 12 जनवरी साल 2020। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 180 किलोमीटर दूर गिरिडीह नागरिकता कानून के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। हाथ में तिरंगा लिए सीएए के समर्थन में नारे लगाते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी असामाजिक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया और देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा। यात्रा में शामिल समर्थक भी धीरे धीरे आक्रोशित होने लगे। मौके पर तनाव का माहौल बन गया। पुलिस को हालात काबू करने में काफी मुश्किल होने लगी। तभी गिरिडीह के एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने सीएए समर्थकों से कहा कि राष्ट्रगान गाओ। जैसे ही राष्ट्रगान शुरू हुआ, बेकाबू भीड़ अचानक सावधान की मुद्रा में आ गई। सब के सब एक साथ राष्ट्रगान गाने लगे। राष्ट्रगान के पूरा होते होते लोगों का मूड बदल चुका था। 1 मिनट से भी कम समय में सब कुछ बदल चुका था। पत्थरबाजी वाली जगह पर वंदे मातरम और भारत माता के जय के नारे लगने लगे और पुलिस के लिए लोगों को समझाना आसान हो गया। यही है हमारे राष्ट्रगान की ताकत। जहां दो पक्ष भिड़ने जा रहे थे, वहां सब कुछ सामान्य हो गया। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए सुरेश सिंह की रिपोर्ट। नागरिकता कानून नागरिकता लेने का नहीं बल्कि देने का कानून है और इसे लेकर लगातार बीजेपी की ओर से प्रदर्शन भी किया जा रहा है समर्थन में। और रविवार को कोलकाता में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह समझाया था कि यह कानून लोगों के हित में है, जिसका इस्तेमाल सियासतदान अपनी रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी का वो बयान। कि दूसरे देश से किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जो भारत में आस्था रखता है, भारत के संविधान को मानता है,
भारत की नागरिकता ले सकता है, कोई दुविधा नहीं है इसमें। मैं फिर कहूंगा, सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता छीन लेने का नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। नागरिकता कानून पर देश भर में समर्थन और विरोध के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश ने कहा कि बिहार में एनआरसी का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि नीतीश के बयान पर विपक्ष भरोसा नहीं जता रहा। करना होगा, वापस लेना होगा। बिहार विधानमंडल के विशेष सत्र में नागरिकता कानून, एनआरसी और एनपीआर को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी सदस्य नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग कर रहे थे। साथ ही एनपीआर की जगह जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। इसी दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि एनआरसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि एनआरसी की बात असम के लिए हुई थी, देश में एनआरसी का कोई मतलब नहीं है और प्रधानमंत्री भी इस मुद्दे पर अपनी बात रख चुके हैं। एनआरसी की जहां तक बात है तो एनआरसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एनआरसी आया कहां था? एनआरसी तो पहले ही जब केंद्र में माननीय राजीव गांधी जी की सरकार थी और जो असम के लोगों के साथ, आसू के साथ जो बातचीत हुई थी और जो समझौता हुआ था, उसमें वो एनआरसी की बात आई थी। असम के कंटेक्स्ट में एनआरसी की बात आई थी। कोई देश के कंटेक्स्ट में एनआरसी की कोई बात नहीं। और हम लोगों को तो इसका कोई एहसास नहीं है कि अनावश्यक एनआरसी कहीं देश में आ सकता है। उसका कोई औचित्य नहीं है। और मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय पर साफ साफ बोल दिया है। इसलिए एनआरसी वाली बात तो कुछ है नहीं। हालांकि सीएम के बयान के बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं दिखा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता को सिर्फ बयान से भरोसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं किया जा सकता और इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है और बिहार की जनता ये समझ चुकी है। अब बार बार जो ये चाहते हैं कि अपने हिसाब से माहौल बना दिया जाए और जब देश जल रहा होता है, जब मुख्यमंत्री को लीड करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए मुद्दों को लेकर के, तब ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे रहते हैं। एनआरसी के अलावा विपक्ष ने जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया और विधानमंडल के दोनों सदनों के बाहर प्रदर्शन भी किया। पटना से आनंद अमृतराज, अमित सिंह, ब्रजम पांडे और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। रुक करते हैं बिहार के सियासी गलियारों का, जिसमें महागठबंधन में विवाद लगातार चल रहा है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपनी सियासी चाल चलने में व्यस्त हैं। इस बार मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। मांझी आज अपनी नाव के लिए वैसा खवैया ढूंढ रहे हैं जिसके सहारे उनके उतार चढ़ाव वाली राजनीति की नैया पार लग सके। मांझी नीतीश कुमार जैसा साथी चाहते हैं। तभी तो जिस नीतीश कुमार की हर बातें बुरी लगती थी, आज वही नीतीश कुमार बड़े अच्छे लगने लगे हैं। उनकी बातें सच्ची लगने लगी है। पर शुरू से ही हम लोग मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना किया जाए और अब जब नीतीश कुमार जी का साथ मिला है तो हम समझते हैं कि उनको शुक्रिया अदा करते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मांझी नए सियासी कदम, बयान और समीकरण बनाकर अपना दांव खेल रहे हैं। आरजेडी के रवैये से परेशान मांझी तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश में है और इसके लिए वे लगातार कई ऐसे चेहरों से भी मिल रहे हैं जिससे बिहार में हम पार्टी जिंदा हो सके। जैसे मुस्लिम वोट साधने के लिए ओवैसी से मीटिंग, आदिवासियों का वोट पाने के लिए हेमंत सोरेन से मुलाकात, आरजेडी के साथ खेल रहे प्रेशर पॉलिटिक्स, तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश। मामला ये बनता है कि बड़ा दुश्मन को अगर हमको हरास करना है, उससे कुपरास्त करना है, तो उसमें अगर छोटे मोटे लोग वैसे भी लोग हैं जो
दूसरे ढंग से भी सोचते हैं जिनसे हमारा नहीं बना है, अगर वो एक साथ होते हैं तो हमको कम से कम उनसे परहेज नहीं होगा, हम स्वागत करेंगे। मांझी के इस दाव पर विपक्षी गठबंधन के सबसे बड़े साथी आरजेडी नेता कमरे आलम ने मांझी के बयान पर टीका टिप्पणी से साफ मना कर दिया है। इस पर कोई कमेंट नहीं। मांझी जी को पसंद आ रहे हैं? कोई कमेंट नहीं इस पर। मांझी जिस नीतीश का साथ चाहते हैं, उनके मंत्री ने तो उनके बयान पर तंज कसा, कहा ये विपक्षी एकता नाजुक डोर पर है, तभी मांझी जी ऐसे बयान दे रहे हैं। तो बीजेपी ने ना तो मांझी को तूल दिया और ना ही उनके बयान को। तो वही नीति, वही नए समीकरण की बात जो लोग कर रहे हैं, वो गठबंधन है ना, उसका आंतरिक संकट का प्रकटीकरण है। बिहार विपक्ष का मतलब आरजेडी होता है और उसके बिना कोई विपक्ष बन सकता हो, ये मैं नहीं मानता। ये उनका आपसी कुछ मामला होगा। चुनाव से पहले जीतन राम मांझी की ये सियासी चाल है। सियासी चाल में अब तक शिकस्त ही खाते आए जीतन राम मांझी की ये चाल आने वाले चुनाव में उन्हें किस मुकाम पर लेके जाएगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। दिल्ली से अमितेश, पटना से ब्रिजम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।